प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। व्यस्तता के कारण 2 दिन आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन अब आप चिंता न करिए, पूरे एग्जाम तक लगातार वीडियो आपको मिलेगी। और इसी क्रम में आज करंट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के मैं आया हूँ, जो ध्यान में रखना है, आपको लिख लेना है कहीं पे और बार बार उसको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। जैसा कि पहले बता रखा है, पेट में तो काम आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, जो भी परीक्षाएं इधर हो रही है एक दिवसीय, इन सारी परीक्षाओं में ये करंट काम आएगा। बस आपको एक काम और करना है कि जैसा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खाली लिख के खाना पूर्ति कर लेते हैं, तो कृपया उतना ना कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जैसा पेपर आजकल बन रहा है, अगर लापरवाही थोड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भले लिख लीजिए, लेकिन लिखने के बाद एक बार पूरी वीडियो देख लिया कीजिए कि कहा क्या गया उसके बारे में। हो सकता है कुछ कहा जा रहा हो जो वहाँ लिखा ना गया हो, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अगर हम देखें तो जो करंट के तहत पहला चर्चित नाम हमारे पास है वो है जया वर्मा सिन्हा। इनका नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो इसलिए कि काफ़ी चर्चित नाम है और एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी है इसकी। कौन है ये? तो इनकी पहचान अगर देखें तो 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। अब ध्यान ये रख लेना है कि जो भी व्यक्ति रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा वो व्यक्ति रेलवे बोर्ड का सीईओ भी होगा, यानी दोनों जिम्मेदारी उसी को संभालनी है। उस संदर्भ में चाहे पूछे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तब भी अपना आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा, या ये पूछे कि रेलवे बोर्ड के सीईओ, तब भी अपना आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक ना, ये तो हो गया रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि भारत में रेलवे के प्रारंभ या रेलवे जब से शुरू हुई, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 1953 वाला दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मुंबई से थाने के बीच में वो तो रेलवे की पहली रेल चली, लेकिन रेलवे की प्रॉपर शुरुआत 1956-57 के आसपास हुई भारत में। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि रेलवे के 166 वर्षों के इतिहास में जो जया वर्मा सिन्हा है, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनने वाली पहली महिला है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ महिलाएं पहली बार किसी ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठ रही हैं तो उनका नाम ध्यान में रखना है। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जया वर्मा सिन्हा। सीधे भी पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष या रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ, आंसर अपना वही। कब बैठी? 1 सितंबर 2023 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। आगे ध्यान रखना है कि जब इतना चर्चित नाम है तो पीछे वाला नाम भी चर्चा में आ जाएगा। जैसे पूछ सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया, या जया वर्मा सिन्हा के पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन थे, तो ध्यान रख लेना है वो थे अनिल कुमार लोहाटी। तो इन्होंने अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लिया। एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट या कह सकते हैं क्वेश्चन में जोड़ रहा हूं कि एक नाम है विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, ये कौन है? तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य अगर पूछा तो आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछा तो आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। समझ में आ गया? अब रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1905 में, यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना से अगर पूछे तो 118 वर्ष के रेलवे के इतिहास में, और रेलवे के प्रारंभ से पूछे तो 1953 वाला छोड़ देते हैं, उसके बाद 166 वर्षों के इतिहास में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली अध्यक्ष नहीं, पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली व्यक्ति हैं जया वर्मा सिन्हा, इसलिए इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। अगला नाम जो चर्चा में है, आर के षणमुखन शेट्टी। कौन है ये? अगर आपको ध्यान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में हमने देखा था स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, रह चुके हैं ये आर के षणमुखम शेट्टी, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। ये इनकी पहचान है। क्यों चर्चा में आ गए आखिर? तो चर्चा में ये इसलिए आया कि 31 अगस्त 2023 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, कोयम्बटूर में इनकी एक प्रतिमा लगाई गई जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। जगह कौन सी है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस राज्य में? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चर्चा में आ गए हैं, इसलिए इनको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ एक लाइन में करंट है, उनको देख लेना है। एक है महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा ग्रुप कई चीज़ें बनाता है, कार भी बनाता है, जीप्स भी बनाता है, ठीक है, बड़ी गाड़ियाँ भी बनाता है।
लेकिन साथ ही साथ एक ट्रैक्टर भी बनाता है जिसको हम जानते हैं स्वराज्य ट्रैक्टर्स के नाम से। तो महिंद्रा ग्रुप ने अपने स्वराज ट्रैक्टर्स का प्रचार करने के लिए ये कह सकते हैं कि एक एम्बेसडर नियुक्त किया है इन्होंने, और वो है महेंद्र सिंह धोनी कि नए ब्रांड एम्बेसडर, यानी महिंद्रा ग्रुप हो गया और महिंद्रा ग्रुप का कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा उत्पाद, तो उत्पाद हो गया स्वराज्य ट्रैक्टर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इसी चर्चा के मोहताज तो है नहीं। भारतीय क्रिकेटर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने एक दिवसीय विश्व कप भी जीता है, साथ ही साथ T20 विश्व कप भी जीता है। विश्व कप की शुरुआत होने वाली है भारत में, तो विश्व कप से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जहां से आजकल वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। बहुत जल्द ही मैं इसी करंट की क्लास में आपको दूंगा। 5 अक्टूबर 2023 से विश्व कप की शुरुआत होगी, एक दिवसीय विश्व कप की। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ठीक, 2 GI टैग, एक असम से है और 2 हैं जम्मू कश्मीर से। तो असम में एक चावल पाया जाता है जिसका नाम है चोकुआ चावल, या इसी को कहा गया है मैजिक राइस। ठीक है, तो असम के चोकुआ चावल या मैजिक राइस को GI टैग हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक, अंग्रेजी में कहें इसको कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि GI टैग भौगोलिक संकेतक मिला है अगस्त 2023 में। ये चोकुआ चावल है क्या? तो इस चावल के बारे में ये कहा जाता है ना कि इसको जो है ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अगर इस कच्चे चावल को थोड़े समय के लिए अगर गुनगुने पानी में रख दिया जाए तब भी ये चावल पक जाता है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा चोकुआ चावल जिसे GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। अगला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 2 उत्पाद, एक है भद्रवाह राजमा और दूसरा है रामबन सुलाई शहद। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भी GI टैग प्रदान किया गया, इसी के साथ चोकुआ चावल और मैजिक राइस के साथ अगस्त 2023 में। ठीक है, अगला करंट अपना है, इसकी मैंने कोई हेडिंग नहीं दी, बस एक बार समझ लेना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए, ठीक है, सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए, तो जो सफाई कर्मचारी हैं पूरे भारत में, तो उनके उत्थान के लिए एक संस्था है NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए इनमें से किस संस्था से एक समझौता किया है? समझ में आ गया? तो क्या आंसर होगा अपना? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एक समझौता किया। ठीक है, ध्यान ये रख लीजिए कि NSKFDC की स्थापना 24 जनवरी 1997 को हुई है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन छूटेंगे। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन सीधा सा बनेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए इनमें से किस, या तो ये जोड़ सकता है कारपोरेशन, या सीधे पूछ सकता है कि किस संस्था के साथ एक समझौता किया है। अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा NSKFDC। ठीक है, अगला करंट है राजस्थान से जुड़ा हुआ, मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। ठीक है, 2023 इसलिए नाम दे रहे हैं, 2023 में ही इसको पारित किया गया। मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का पहला राज्य, सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कब? 20 जुलाई 2023 को ये विधेयक राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि मृत शरीर सम्मान विधेयक क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कोई उसका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, तो उसको ये अधिकार है या उसका ये अधिकार है कि उसके मृत शरीर को ससम्मान उसके मृत शरीर का ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। सीधा क्वेश्चन बनाएंगे वहां से, ऐसे ही बनाएंगे कि मृत शरीर सम्मान विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य, अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा राजस्थान। कब? 20 जुलाई 2023। ठीक है, एक महोत्सव चर्चा में रहा, वो है चचिन चराई महोत्सव। यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन आएगा चचिन चराई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, या जैसे आंसर अपना क्या होगा,
या चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ऐसा ही पूछ सकता है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा महोत्सव मनाया गया, तब भी अपना आंसर हो जाएगा चचिन चराई महोत्सव। ठीक है, तो उम्मीद रहती है कि ऐसे क्वेश्चन में वो सीधा ही पूछते हैं कि चचिन चराई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, अपना आंसर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एक योजना है ग्रामीण आवास न्याय योजना, किस राज्य ने प्रारंभ किया या किस राज्य ने अपने यहाँ पे लागू किया, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, 19 जुलाई 2023। वैसे ही कर्नाटक राज्य ने भी एक योजना लॉन्च की है, उसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था, चुनावी घोषणा पत्र में। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इन्होंने एक योजना लॉन्च की, गृह लक्ष्मी योजना। राज्य कर्नाटक, 19 जुलाई 2023 को ये योजना लॉन्च हुई। इस योजना के तहत कि परिवार की जो महिला मुखिया सदस्य होगी उसको प्रति माह 2000 रुपए सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये है गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रावधान। ध्यान रखिएगा, परिवार की महिला मुखिया सदस्य को 2000 रुपए प्रति माह। दो करंट थोड़े से लंबे वो इसलिए देखने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधा आपके लिए वो लेकर के नहीं आएंगे, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, वो बीच में से ही करंट उठाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र और एक बनेगा विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक संयंत्र या उर्वरक खाली। ठीक है, कल लोकार्पण, तो ध्यान रखिए 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया। किसका? विश्व के पहले नैनो डीएपी तरल उर्वरक का। ठीक है, किसने किया? अमित शाह ने। अमित शाह के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? दो मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, कहाँ लोकार्पण किया? नई दिल्ली में। अब ये समझना है कि है क्या, इसका उत्पादन कौन करेगा? नैनो डीएपी तरल उर्वरक का। तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए, तरल उर्वरक आ रहा है तो तरल उर्वरक के लिए अभी भारत में खाली इफ्को ही है जो इसका उत्पादन करेगी, चाहे तरल यूरिया की बात कर ली जाए चाहे तरल नैनो डीएपी की। तो इसका उत्पादन इफ्को द्वारा किया जाएगा और 500 मिलीलीटर बोतल का मूल्य रखा गया है 600 रुपए। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर की जो बोतल होगी उसका मूल्य 600 रुपए, यानी कि जो आप बोरे में लेके आते हैं डीएपी उसका लगभग आधे से भी कम। ठीक है, इफ्को का फुल फॉर्म यहाँ देख लेना इसलिए जरूरी है कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इफ्को का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 3 नवंबर 1967। इसको पूरा ध्यान में रखिएगा। डीएपी अब चर्चा में है, तो डीएपी है क्या या डीएपी को हम कहते क्या हैं साइंस की भाषा में? तो इसका डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, तो इसके मुख्य दो घटक हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है फास्फोरस। और बोरे में या जहां इसको रखा जाता है, रखने के बाद ये अवक्रिया करके अन्य चीजें भी बनाता है। अब इसकी जरूरत क्या है नाइट्रोजन और फास्फोरस की पौधों के लिए? तो ये पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, पौधों की वृद्धि, पौधों की सेहत के लिए ये आवश्यक होते हैं। अब डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट, इसके तहत नाइट्रोजन और फास्फोरस दो प्रमुख हैं। अभी पूछा जा सकता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ध्यान में रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18%, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा 46%। ठीक है, अब इफ्को इनका उत्पादन करेगा तो इसके लिए कुछ उसने संयंत्र भी लगाए होंगे या संयंत्र भी लगाएगा। तो ध्यान रखिए कि इफ्को ने नैनो डीएपी तरल उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के, तो यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो डीएपी के लिए इन्होंने जो लगाया ना वो कांडला, तो गुजरात में वो भी है। ठीक, लेकिन इसके पहले तरल यूरिया के लिए कलोल। लेकिन कंडीशन ये है कि अब इन 3 संयंत्रों में तरल यूरिया भी बनेगा और नैनो डीएपी उर्वरक भी नैनो डीएपी तरल उर्वरक भी बनेगा। तो जगह का नाम याद रखिएगा, गुजरात के कलोल एवं कांडला में तथा ओडिशा के पारादीप में संयंत्र लगाए हैं। ठीक है, तो जैसा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इफ्को ने इनमें से कहाँ नैनो तरल यूरिया या नैनो तरल डीएपी के उत्पादन से संबंधित संयंत्र लगाए हैं? कलोल गुजरात, कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा। ठीक है, अब यही इसलिए जोड़ देना जरूरी है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र
ठीक, ध्यान रखिए कहाँ, कलोल गुजरात। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था आपको कि डीएपी के साथ कांडला को पहले जोड़ लीजिएगा और नैनो यूरिया तरल संयंत्र के साथ कलोल को हम पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ ध्यान रख लेना है, कलोल गुजरात 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से इसका लोकार्पण किया। किसके द्वारा स्थापित, इफ्को द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ये जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र, इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है एक दिन में ये 500 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन भर सकता है। ठीक है, अगला करंट अपना है चीता परियोजना संचालन समिति। तो सबसे पहले इस पे फोकस कर लेते हैं कि चीता परियोजना संचालन समिति का गठन कब किया गया। तो गठन किया गया 26 मई 2023 को। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या है 11। मैंने कुल संख्या शब्द यूज किया है, ठीक, इसका मतलब क्या, 11 में एक होगा अध्यक्ष और बाकी 10 होंगे सदस्य। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है जहां कुल शब्द लगा हो। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या 11। अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजेश गोपाल। और इनकी एक और पहचान है राजेश गोपाल की, चीता परियोजना संचालन समिति के तो ये अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल टाइगर फोरम के ये महासचिव भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम से इनको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेश गोपाल को। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव पूछे तब भी डॉक्टर राजेश गोपाल, और अगर पूछे चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष तब भी आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेश गोपाल। ये समिति कितने समय के लिए बनाई गई है, तो कार्यकाल इसका है 2 वर्ष। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, तो आपको याद होगा कि भारत ने 1947 में भारत में आखिरी बार चीते देखे गए और तत्कालीन कोरिया राज्य, तो कोरिया दक्षिण कोरिया नहीं चलना है ना, उत्तर कोरिया, कोरिया राज्य भारत में ही था और वो वर्तमान कोरिया राज्य जिला छत्तीसगढ़, वर्तमान कोरिया जिला छत्तीसगढ़, तो वही प्राचीन समय में 1947 के समय में एक रियासत थी कोरिया राज्य के नाम से। ठीक है, तो वहाँ के महाराजा थे रामानुज प्रताप देव। तो ऐसा माना जाता है कि 1947 में उन्होंने 3 चीतों का शिकार किया था और वो भारत में उस समय जीवित आखिरी 3 चीते थे। उस 1947 के बाद भारत में चीते नहीं देखे गए और 1952 में भारत सरकार ने चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 से पहले भी थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन 2022 में वो प्रयास सफल हुआ और चीतों को भारत लाकर के बसाने की एक योजना बनाई गई, जिसके तहत सबसे पहले नामीबिया से चीतों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने नामीबिया से सबसे पहले 8 चीते मंगाए। इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर थे। ठीक है, भारत लाए गए, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा। ठीक, लेकिन ये जो समिति बनी ना, चीता परियोजना संचालन समिति, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में ये चीते, इनमें से कई चीतों की हो चुकी है मृत्यु। तो इस संदर्भ में ये देखा जा रहा है कि आखिर उनको नामीबिया से लाया गया और लगभग इतने अपने यहाँ 106 के आसपास राष्ट्रीय पार्क हैं और उनमें से कूनो का चुनाव इसलिए किया गया कि नामीबिया के मौसम के हिसाब से ही उस पार्क का भी एक मौसम कह सकते हैं कि वातावरण था, इसी वजह से उसका चुनाव किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि नामीबिया से 8 चीते आए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने उनको कहाँ छोड़ा, कूनो नेशनल पार्क, और कूनो नेशनल पार्क है किस राज्य में, मध्य प्रदेश। ठीक उसी तरह दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मंगाए गए, जिसमें से 7 नर थे और 5 मादा, और इन भारत लाए गए और जिन्हें 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि नामीबिया से 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते। छोड़ा कब गया, जो नामीबिया से 8 चीते आए थे उनको 17 सितंबर 2022 को, जो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे उनको 18 फरवरी 2023 को। अभी जो क्वेश्चन बनता दिख रहा है वो ऐसे बनेगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनमें से कहां से चीते मंगाए, और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका अगर दोनों दे दिया तो आप क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, पहला नहीं पूछा हुआ है, हाल ही में पूछा हुआ है, यानी कि जब हमको पेपर मिला तो उसके थोड़ा सा पहले कहां से मंगाया गया। तो फरवरी में हम कहां से देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, ये पूछे कि पहली बार कहां से मंगाए गए, तो नामीबिया। नामीबिया के संदर्भ में ध्यान रखना है, इसे टाइगर द कैपिटल ऑफ टाइगर्स कहा जाता है।
द कैपिटल ऑफ चीता, ठीक है, टाइगर्स नहीं, द कैपिटल ऑफ चीता कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना है, ठीक। अब कूनो नेशनल पार्क के संदर्भ में मौखिक की 2 चीजें बता देता हूँ, फिर बाद में कभी लिखवा दूंगा। तो कूनो नेशनल पार्क का नाम एक नदी के नाम पर पड़ा हुआ है, जो नदी का नाम ही है कूनो। ये नदी इस पार्क के बीचों बीच से गुजरती है, इस वजह से इस पार्क को भी नाम दिया गया कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब कूनो नेशनल पार्क, कूनो नदी है तो जाहिर सी बात है बड़ी नदी होती तो चर्चा मिलती कि हो सकता है गोदावरी, नर्मदा, गंगा, यमुना या कहीं भी ये मिलती, लेकिन यहाँ तो चर्चा नहीं मिलती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, अब बनेगा कि कूनो किसकी सहायक नदी है, तो कूनो सहायक नदी है चंबल की, ठीक है। अब अगर कूनो के उद्गम की बात की जाए तो शिवपुरी पठार से कूनो का उद्गम है और पटवाई गांव है और गुना जिला, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले के पटवाई गांव के शिवपुरी पठार से कूनो का उद्गम होता है। 180 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी 180 किलोमीटर सकरे रास्ते में ये प्रवाहित होती है मुरैना के पास, ये भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ही है। मुरैना के पास या मुरैना के पठार को पार करते हुए ये नदी मिल जाती है चंबल से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये करंट की वीडियो, इसको आप ध्यान से देखिए, लिख लीजिएगा, पूरी वीडियो को सुन लीजिएगा, तभी जो है आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। थोड़ा तेजी लाते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई में, आप भी तेजी लेके आइए, क्योंकि अब एग्जाम में बचे हैं कुछ ही दिन, ठीक है। तो अब जो अन्य मुद्दे होंगे, अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट की बात की जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक हम लोगों ने देखा। अब बौद्ध धर्म के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और हर जो भी उनका सिलेबस है पेट का, उस पेट के सिलेबस के हिसाब से मुख्य मुख्य पॉइंट पे देखते जाते हैं, ठीक है। भूगोल की कुछ चीज़ें आया इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो सिर्फ पेट तक के लिए ही उसको हम प्रयोग करेंगे, या पेट के एग्जाम तक के लिए ही। और उन वीडियो में एक खासियत ये होगी कि लिखा कम होगा, सुनना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।